Today, we announce some relief measures. अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र का राहत पैकेज। वित्त मंत्री ने 8 राहत उपायों का किया ऐलान। There are about 8 such measures being announced under the category of relief. वित्त मंत्री ने कुल 6,28,993 करोड़ रुपए के आर्थिक राहत की घोषणा की। कोरोना प्रभावित सेक्टर्स के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की गारंटीड स्कीम। Total to 1.1 lakh crore guarantee which is being given for particularly COVID affected sectors. हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 करोड़ रुपए। Health sector with a 50,000 crore cover, scaling up medical infrastructure. अन्य सेक्टर्स के लिए 60,000 करोड़ रुपए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि भी बढ़ी। Extension of the Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana. So this scheme now, which was valid till 30th June 2021, which is in another few days it was to get over, we are extending the scheme till 31st March 2022. छोटे कारोबारी इंडिविजुअल 1,25,000 तक का लोन ले सकेंगे। Absolutely smallest borrowers from the MFI, and this would be a maximum loan of 1.25 lakhs to an individual. राहत पैकेज से उद्योग जगत को कितनी राहत मिलेगी? बूस्टर डोज से संभलेगी इकोनॉमी। तो स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े राहत पैकेज का ऐलान किया है। बीते दिनों कोरोना के बाद देश के कई शहरों में लॉकडाउन लगा था, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर गहरा असर भी पड़ा है। वित्त मंत्री ने कुल 8 उपायों का ऐलान किया है। इनमें से 4 उपाय बिल्कुल नए हैं। नए आर्थिक पैकेज में कोविड से प्रभावित सेक्टर्स के लिए नई घोषणाएं हैं। वित्त मंत्री ने कुल 6,28,993 करोड़ रुपए के आर्थिक राहत की घोषणा की है। अब सवाल ये उठता है, जो राहत पैकेज है वो अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती दे पाएगा, साथ ही आम आदमी को फायदा क्या होगा। देखिए, प्रमुख वो 3 सवाल जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1, इस पैकेज के बाद अर्थव्यवस्था को कितनी मजबूती मिलेगी, और इसका जवाब ढूंढना बेहद आसान है। जो पिछला पैकेज अनाउंस हुआ था पिछले साल, वो कितनी मजबूती दे पाया है, उसी पर इसका जवाब टिका होगा। साथ ही उद्योग जगत को कितनी राहत ये पैकेज दे पाएगा, ये है सवाल नंबर 2। देखिए, बुरी तरह इंडस्ट्रीज प्रभावित हुई है, ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उस समय भी किसी तरीके से व्यापारियों ने अपनी चेन चालू रखने की कोशिशें की थी, लेकिन अब उनको भी उम्मीदें थी कि जब हम प्रभावित हुए तो हमें कुछ मिलेगा। ऐसे में उद्योग जगत को कितनी राहत ये पैकेज दे पाता है, देखना होगा। और सवाल नंबर 3 है कि आम आदमी की जिंदगी पर कितना असर पड़ता है इस पैकेज का। चलिए, इन सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सुनील शर्मा जी, कांग्रेस नेता है। पुनीत कर्नावट जी, बीजेपी नेता है। विवेक सिंह जी, आर्थिक मामलों के जानकार हैं। और अवधेश आकोदिया, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। विवेक सिंह जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो अब हमें यही जाननी चाहिए कि अर्थव्यवस्था किस हद तक बीमार है, फिर उसका इलाज कितना जरूरी है। बहुत सधे हुए से पैमाने, जीडीपी का आंकड़ा जो कुछ दिनों पहले जारी हुआ, बेरोजगारी दर जो लगातार बढ़ रही है, महंगाई दर, खाद्य वस्तु की कीमतें आसमान छू रही हैं, और लोगों के खर्च करने की क्षमता, जो आमदनी नहीं है तो खर्च कहां से करेंगे। जी स्वप्निल भाई नमस्कार। देखिए, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि खास करके 2020 के बाद से लगातार कोविड का जो संकट है उसके वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो गई है। और देखिए, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होती है तो कहीं न कहीं इसका असर बहुत पड़ता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो सब बात यह है
क्योंकि डिमांड मार्केट में कम है। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि परचेजिंग पावर लोगों की कम हो गई है। जब उनके पास पैसा नहीं है तो कैसे वे कर सकते हैं डिमांड, और जब डिमांड कम हो गई तो जाहिर सी बात है कंपनीज का प्रोडक्शन भी उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सब को देखते हुए केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज का ऐलान किया, उसके बाद 3 लाख करोड़ का फिर से किया, और अभी आज जो है लगभग 6.29 करोड़ का एक और इकोनॉमिक पैकेज का रूप में, जो कि एक्सटेंशन बोल सकते हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज का, वो हुआ है। देखिए स्वप्निल भाई, 35 लाख करोड़ का बजट है, हम एक वेलफेयर स्टेट है, 6.5 लाख करोड़ से अधिक का पैसा हम सब्सिडीज में दे देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आप सब्सिडीज में ज्यादा पैसा दे रहे हो और आपकी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो टैक्सेस के थ्रू होती है, वो कम हो रही है। तो आप देख रहे होंगे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ रही है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं महंगाई ज्यादा हो। ये सब बात ठीक है, लेकिन अगर हम आज के पैकेज की बात किए तो कहीं न कहीं इससे उद्योग जगत को भारी फायदा होने वाला है, और मैं कह सकता हूं कि एक बहुत अच्छा स्टेप है और इकोनॉमिक रिकवरी यहां से शुरुआत हो सकती है। देखिए लगभग 1.1 लाख करोड़ की जो गारंटी, जो लोन गारंटी नहीं, लेकिन जिस आशावादिता का परिचय दे रहे हैं अपने जवाब में, क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो पिछला राहत पैकेज था लगभग 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज जिसे कहा गया, उसका आखिर हुआ क्या? क्योंकि उसका असर कुछ खास दिखता हो ऐसा मुझे लगता नहीं। आपका एक्साइटमेंट उस पर डिपेंड करना चाहिए। देखिए उसका जी उसका असर और खराब होता, क्योंकि जो इकोनॉमिक जो स्लो डाउन हुआ वो और ज्यादा होता अगर वो इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान नहीं होता। देखिए स्वप्निल भाई, आपको एक बात समझना पड़ेगा, और ये सही बात है और मैं इस बात को एक्सेप्ट भी करता हूं कि कहीं न कहीं आज लोगों के लोन लिया है, लेकिन जब आप लोन लेते हो तो आपको उसको रीपे करना पड़ता है। बैंक के आपको पता है कि 12 लाख करोड़ से अधिक की एनपीए है, तो ना बैंक लोन देना चाहता है ना लोग लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि लोन लेके आप सैलरी कब तक दोगे? आप लोन ले तो उसके बाद आपको विद इंटरेस्ट उसको आपको लौटाना पड़ेगा। तो लेकिन सरकार ने जो है ये जो गारंटी स्कीम लाया है, जहां पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 50,000 करोड़, उसके अलावा जो कुछ सेक्टर खास करके सर्विस सेक्टर में टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत प्रभावित हुई है, तो उसके ऊपर फोकस किया गया, 60,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 5 लाख लोग जो वीजा जो है उसको फ्री कर दिया गया, जो फॉरेन से लोग आएंगे। 2019 में 2 लाख लोग आए थे। इसके अलावा आप देखिए फार्मर्स के लिए काम किया गया है, जो छोटे बच्चे के, क्योंकि तीसरी लहर के उनके ऊपर असर पड़ सकता है, छोटे बच्चों के ऊपर ही फोकस किया गया। तो कहीं न कहीं मेडिकल से लेकर इंडस्ट्री देखिए हालत को सुधारने के लिए मैं विवेक सिंह जी आपको रोक रहा हूं। अवधेश अखौदिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश अखौदिया जी, देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक होता है खर्च और एक होता है असल खर्च। मतलब पिछली बार जो पैकेज था उसमें से असल खर्च कितना हुआ, इसको लेके श्योरिटी के साथ कोई आंकड़ा नहीं कहा जा सकता। ऐसा एक मोटा मोटा खर्च का आंकड़ा जरूर आया था जिसमें यह बता दिया गया था कि पूरी राशि खर्च हुई है, लेकिन कहां पर कैसे और असल में कितनी पता नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि राहत पैकेज लागू करने से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यही है कि कहीं नियम आड़े आ जाते हैं तो कहीं कागजों की कमी। इसलिए इस नई राशि को लेकर कितना एक्साइटमेंट होना चाहिए? देखिए स्वप्निल जी, ये अपने देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो भी उपलब्धियां होती हैं वो घोषणाओं के रूप में प्रचारित उनको किया जाता है, चाहे वो पहला पैकेज था चाहे ये दूसरा पैकेज है। अब आप जब दूसरा पैकेज आपने घोषित किया है तो आपको बताना चाहिए था कि हमारा जो पहला पैकेज था उसका इम्प्लीमेंटेशन किस ढंग से हुआ, कितनी इंडस्ट्रीज ने उसका फायदा लिया, कितनी आपने जो क्रेडिट स्कीम आप लेके आए थे, कितने लोगों ने उसका लोन लिया, किस रेट पर लिया, कितने लोग उससे क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, क्या उन्होंने कोई नई प्रोडक्शन यूनिट बनाई, क्या अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, कितने उनके यहाँ एम्प्लॉय बढ़े। तो ये सारा आपको जब तक आप डाटा सामने नहीं रखेंगे तब तक इसकी समीक्षा करना बहुत मुश्किल है। आप कोई फिगर लेके आप एक आ जाते हैं भारी भरकम सा, जिसको बोलना एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है, उसको काउंट करना भी बहुत मुश्किल है। इस तरह का फिगर आप लेके आते हैं, लेकिन उसका असर क्या हुआ है ये तो सरकार ही बेहतर ढंग से बता सकती है ना। ऐसे समय में जब लगातार जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो बंद हो रही हैं, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, तो मुझे तो कहीं नजर नहीं आता है कि जो पहला पैकेज था जो इस पैकेज से कई गुना बड़ा था उसका कहीं असर दिखता है। तो
तो जब इतने बड़े पैकेज का कोई असर नहीं था तो इस पैकेज का क्या असर आप देख पाएंगे? क्योंकि ज्यादातर जो इसमें पूरा फोकस है वो है आपकी क्रेडिट स्कीम्स पर। Exactly. तो जब मार्केट में जब डिमांड ही नहीं है, लोगों की पेइंग कैपेसिटी नहीं है, लोगों की परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो कोई आदमी क्यों कर्ज आपसे लेगा? वो तो पहले ही एम्प्लॉइज को निकाल रहा है वहां पर, उसके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। तो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। यदि इस स्कीम का कोई फायदा उठाएगा तो वही जो बिग प्लेयर्स हैं वही उठाएंगे। तो उनकी स्थिति तो पहले से ही खराब नहीं है, वो तो इस दौर को सहन करने की कैपेसिटी अपने आप पहले से ही रखते हैं। ठीक है, ऐसे में कर्ज लेना और ऋण चुकाने के तौर पर एक मेजॉरिटी जो राशि होती है वो भी जाती है। पुनीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आज तो जितना मिल जाए उतना अमृत वाला दौर शुरू हो चुका है, और कम से कम खुशी इस बात की है कि नहीं, हाँ, समय समय पर कुछ आ रहा है, लेकिन वो जमीन तक पहुंचे और उसका असर कब से दिखना चालू होगा, इसे लेकर क्या तैयारियां हैं केंद्र की? क्योंकि केंद्र अपने आप को अर्थव्यवस्था का डॉक्टर मानती है। स्वप्निल जी, जो पहला पैकेज लागू हुआ 20 लाख करोड़ का, ये वही पैकेज था जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति बद से बदतर होने से रुक गई और धीरे धीरे ग्रोथ आना शुरू हुई। नेगेटिव ग्रोथ जानी थी, ये सबको पता था, पर लास्ट क्वार्टर आते आते 1.2% की पॉजिटिव ग्रोथ गए थे। ये अपने आप में बड़ी बात थी। और मैं अभी अवधेश जी को सुन रहा था, अवधेश जी लगातार वही बात कह रहे हैं जो पहले पैकेज की घोषणा के समय कह रहे थे कि इससे क्या होगा, इससे क्या कैसे हो जाएगा, इसका क्या फर्क पड़ेगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि एवर हाईएस्ट जीएसटी का कलेक्शन इस महामारी के दौर में हमने देखा है, और लगातार 4 महीने तक 1,20,000 करोड़ रुपए के आसपास का कलेक्शन देखा, 1,25,000 करोड़ का जीएसटी का कलेक्शन देखा, जो इस बात को बताता है इस पेंडेमिक के बावजूद हिंदुस्तान के मार्केट में डिमांड बनी हुई है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, लोग अपना जीवन। पुनीत जी, देखिए, होता क्या है कि पिछली बार जब आपने आकर कहा 20 लाख करोड़ का पैकेज, तो कई लोगों को यह लगा कि वो मार्केट में एक साथ आने वाला है, धड़ाम से आ जाएगा, लेकिन वो उनका वहम था। वो तो हमें समय के साथ पता चला ना क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। 29 लाख करोड़ का एक जो पैकेज अनाउंस किया, वो डेफिनेटली बूस्टर की तरह काम करेगा। हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी और हम एक बार फिर पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जाने के अंदर सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, सुशील जी, आपके पास आ रहा हूं। सुशील जी, इस पैकेज को लेकर क्या कहेंगे आप? तो मैं मानता हूं कि इंटरेस्ट रेट का आप इतना ज्यादा चार्ज करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, तो आपको प्योरली एमसीएलआर के ऊपर बात करनी चाहिए थी, या एमसीएलआर के अंदर भी आपको रिबेट देने की बात करनी चाहिए थी। जब अकोदिया साहब सही कह रहे थे, आज पेइंग कैपेसिटी नहीं लोगों की, जब पेइंग कैपेसिटी नहीं है, बेचारे इंडस्ट्री बंद होने जा रही, छोटी इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, माइक्रो इंडस्ट्री बंद होने जा रही है, उस टाइम आप उनसे एमसीएलआर से आप ज्यादा लेने की बात सोच रहे हैं। आज भी अगर बैंक को आप मुनाफा देना चाहते हैं तो फिर किस सोशल बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं? तो लंबो लुआ के। सुनील जी, मुझे एक बात बताइए, सुनील जी, क्या वक्त की मांग नहीं है कि क्रांतिकारी कदम आए, रकम आए, ताकि इकोनॉमी को फ्लो में लाया जा सके? आपके हिसाब से ये इनफ नहीं होगा, लेकिन एक ठीक ठाक कदम भी है कि नहीं? कैपिटलिज्म आपको इसमें दिखेगा कि केवल जो कुछ बड़े प्लेयर हैं, अंबानी जैसे प्लेयर है, अडानी जैसे जो प्लेयर है, या इस तरह के और भी बहुत सारे जो लोग हैं, आपकी मान लीजिए बिग, नाम नहीं लेना चाहिए, पर जो बिग प्लेयर्स हैं, उन बिग प्लेयर्स के पास ये पैसा जाएगा। बेचारे जो माइक्रो फाइनेंस में तो सवालात सोचा है इन्होंने। अब आप ये बताइए कि माइक्रो फाइनेंस जो बेचारा धंधा जिसका बंद हो गया है, उसको आप 1.25 लाख रुपया देना चाहते हैं, और वो भी कितना, एमसीएलआर प्लस 2% के ऊपर। तो आपको बड़े प्लेयर्स की जगह छोटे बेचारे जो माइक्रो जो बिजनेस हैं, जो मीडियम साइज बिजनेस है, उनके ऊपर कुछ सोचा जाना चाहिए, उनके ऊपर नहीं सोचा जा रहा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां है, और जो सोचा जा रहा है वो भी एमसीएलआर से डबल इंटरेस्ट, यानी आप उससे 8.25% आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, आप 7.25% आप उससे इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। तो जो 20 लाख करोड़ हुआ, देखिए, मैं कुछ और चीजें टेबल करना चाहता हूं। विवेक जी, आपके पास आता हूं मैं। कुछ लोगों ने आरटीआई के तहत पिछले आत्मनिर्भर पैकेज को लेकर जवाब मांगे थे, उनको सरकार की तरफ से आरटीआई के तहत जो जवाब मिले, एक तो ये था कि खर्चे का हिसाब दो, पिछले साल दिसंबर की बात है।
तो जवाब ये आया कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में 3 लाख करोड़ की रकम कर्ज के तौर पर दी जानी थी, केवल 1.2 लाख करोड़ ही दी गई। अब पॉइंट वही, मैंने कहा कि राहत पैकेज के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि कई योजनाओं के लिए नियम तब नहीं बनाए गए थे जो 6 महीने तक लगभग नहीं बने, और ज्यादातर रकम ढांचागत सुधार के क्षेत्र में ही दिखा दी गई। अब ये जो नया पैकेज है, इसको एक डिफरेंट अप्रोच के साथ अगर खर्च किया जाता है तो शायद शुभ संकेत मिले, नहीं तो फिर उम्मीद कम है। देखिए स्वप्निल जी, यहाँ पे केवल एक समस्या है कि देखिए आपने बहुत अच्छा काम हुआ है और मैं इससे सहमत हूँ कि ये जो हमारा जो नेगेटिव ग्रोथ होता वो बहुत ज्यादा जीडीपी का नुकसान होता, लेकिन हमने बचा लिया है इन सब आर्थिक पैकेजेस को देके। देखिए आपकी बात सही है कि जो जितना हमको लोन देना चाहिए था उतना हम नहीं दे पाए क्योंकि लोग लेना नहीं चाहते हैं। अब देखिए एक काम अगर आप कर दीजिए कि जो आपका लोन का रीपेमेंट है उसको आप 5 से 6 साल एक्सटेंड कर दीजिए, उसके बाद लोगों को लोन का चुकाना पड़े, तो देखिए लोन की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी बात हो रही थी माइक्रो फाइनेंस के और जीएसटी के, 2 लोगों ने बात किया। देखिए जीएसटी का कलेक्शन 1.4 लाख तक एक महीने में गया है, लेकिन जीएसटी का अगर हम ओवरऑल टैक्स कलेक्शन की बात करें तो बहुत घटा है और ये बहुत स्वाभाविक है। और इसीलिए से सरकारें जो है खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट वो पैसा, क्योंकि उसका रेवेन्यू जनरेशन कम हो गया है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तेल, डीजल और पेट्रोल से वसूल रही है। तो आप ऐसा मत कहिए कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है। जीएसटी का कलेक्शन हो या किसी भी टैक्स कलेक्शन हो, घटा है। अभी बात हो रही थी माइक्रो फाइनेंस के और छोटी और बड़ी जो कंपनियां हैं उनको हम क्या फायदा दे रहे हैं। देखिए आज के ही ऐलान में कहा गया है कि जो आप जो क्रेडिट लाइन की बात कर रहे थे, जो स्मॉल सेक्टर के या जो बहुत छोटे छोटे उद्योगकर्ता लोग हैं उनको भी 1.25 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, तो उनको भी राहत मिलेगी। इसके अलावा जो बड़ी कंपनीज है PLI करके प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, वो भी 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। और स्वप्निल भाई लास्ट बात कहूंगा, 1000 लोग जिस कंपनी में काम करते हैं 1000 तक या 1000 से ऊपर, उनका भी सरकार ध्यान रही है और प्रोविडेंट फंड का वो पैसा पे कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार जितना कर सकती है और इस परिस्थिति को देखते हुए सरकार कर रही है। और हाँ, ज्यादा की डिमांड तो हर समय होती है, लेकिन सरकार को लेकिन सुनील जी, मैं समझना चाह रहा हूं, सुनील जी अभी हाल ही में आप ही के पार्टी के सबसे बड़े चेहरे ने बोला कि भाई अब राहत पैकेज का ऐलान होना चाहिए। उन्होंने ही कहा कि MSME के मद्देनजर होना चाहिए, उन्होंने ही कहा कि इस तरीके से होना चाहिए। उनमें से कई बातें तो आज सेंटर ने कवर की है अपने पैकेज में। फिर मैं जो कहना चाह रहा था वो ये था कि आपकी जो बेसिक इंटेंशंस हैं, वो इंटेंशन कई बार के जो 20 लाख करोड़ का आपका जो पैकेज था उससे बहुत अच्छी तरह जाहिर हो गया था। अब देखिए, मैंने अभी भी ये बात कही थी, जो आपने इमरजेंसी जो लाइन आपने जो आप जो लेके आ रहे हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, उसके अंदर लास्ट टाइम आपने 3 लाख करोड़ के प्रोविजंस की बात की थी। 3 लाख करोड़ रुपए आपने रिजर्व किया है, और जब 3 लाख करोड़ रुपए से ही कोई लाभ नहीं मिला तो उस अब जो नया जो 1.5 लाख करोड़ रुपए है वो भी केवल और केवल एक आंकड़ों की बाजी करी है। अगर आप ये देखें कि पहली बार हिंदुस्तान 7.3% से आपकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, आपने उसके लिए कहा आपने 20 लाख करोड़ रुपए का आपने पैकेज दिया, पर सच बात है कि वो पैकेज कहाँ गया, इस पूरी दुनिया इसको जानती है, वो पैकेज नहीं गया। क्या पुनीत जी ये बेहतर नहीं होता कि पिछली बार जितने भी 2 बार आप लोगों ने पैकेजेस का जो ऐलान किया उससे देश को हासिल क्या हुआ, ये भी साथ ही साथ बता दिया जाता। मतलब एक समय पीसीज होती थी और निर्मला सीतारमण जी ने भी बताया कि हमने इतना खर्च कर दिया, इतना खर्च कर दिया, पर मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं। क्या केंद्र को यह नहीं बताना चाहिए था कि उस पैकेज से रिजल्ट क्या हासिल हुआ? स्वप्निल जी रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट दिख रहा है ऑटो सेक्टर में, प्रोडक्शन की कैपेसिटी के अंदर जिस तरीके से कंजम्पशन बढ़ा है उसको दिख रहा है। आज इन सब इतने बुरे पेंडेमिक में से निकलकर भी अगर लास्ट क्वार्टर के अंदर हमने 1.2% पॉजिटिव ग्रोथ के साथ नजर आए हैं, तो क्या ये कम बात है? आप बताइए, 1,40,000 करोड़ रुपए से ऊपर का जीएसटी कलेक्शन हुआ, ये क्या ये बताता नहीं कि हम राइट डायरेक्शन पे काम कर रही है हमारी सरकार, और लगातार कंजम्पशन बढ़ रहा है और मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट हो रही है। आप सारा कुछ एक डंडे से हासिल कर लेना चाहते हैं, ये कोई मैजिक नहीं है कि जिसको घुमाया हासिल हो जाएगा। अभी सुनील जी कह रहे हैं 3 लाख करोड़ सुनील जी को जोड़ रहे हैं। सुनील जी बहुत शॉर्ट में बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं, फिर मैं लास्ट सवाल लूंगा। आप ये बताइएगा मुझे, मैं किसी बात पुनीत भाई से पूछना चाहता हूँ
कि पहली बार 1991 के बाद पहली बार 12% जो आपकी पॉपुलेशन है वो ले ऑफ हो गए, बेरोजगारी की तरफ की वशीभूत हो गई। मैं पहली बार ये जानना चाहता हूँ, आजादी के बाद पहली बार 7.3% से इकोनॉमी श्रिंक हो गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आम आदमी को ये 7.1, 2.3, 4.0 ये सब समझ में नहीं आता है। और अवधेश जी, मेरा अंतिम सवाल है आपसे। देखिए, अगर बिजनेस और मजदूरों को नुकसान हुआ है तो ऐसे पैकेज की जरूरत है जो खर्चे को सपोर्ट कर सके, जो लोगों तक पैसे पहुंचा सके। ये उम्मीद रखना चाहिए, लेकिन ये हासिल होगी क्या? अवधेश जी, क्लोजिंग कमेंट। स्वप्निल जी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो जितने हमारी जो अर्थव्यवस्था को देखने वाले लोग हैं, डिसीजन लेने वाले लोग हैं, उनको दिक्कत पैर में है और वो इलाज करते हैं सिर का। मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जब तक मार्केट में जो लोग हैं उनकी जब तक परचेजिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तब तक आपकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं बढ़ेगी तो सप्लाई नहीं बढ़ेगी, सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो जो जितने भी उद्योग धंधे हैं वो नहीं चल पाएंगे, वहां पे जो बेरोजगारी की स्थिति होगी। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इसको सरकार ट्रैक पे ले आती है, यदि वो नीचे से लाए चाहे ऊपर से लाए। लेकिन यदि आप सिर्फ कर्ज बांटते जा रहे हैं और उसमें आप मॉनिटर नहीं कर रहे हैं कि वो कर्ज वाकई में कोई प्रोडक्टिव काम में लग रहा है या नॉन प्रोडक्टिव चीजों में खर्च हो रहा है, ये चीज तो आप बताएंगे ना कि जो आपने कर्ज दिया उसका उपयोग क्या किया जिन्होंने कर्ज लिया उसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो बड़ा कंफ्यूजिंग स्थिति है सारी की सारी। चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था प्राइम डिबेट। नमस्कार।